नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उससे जुड़े विषय विशेषज्ञ आपके सवालों को सुनते हैं और उनका देते हैं जवाब, वो भी लाइव। तो आज किस विषय पर हम आपके सवाल लेंगे और करेंगे चर्चा विशेषज्ञ से। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है गेहूं फसल की देखभाल और साथ ही हम बात करेंगे आज गन्ना फसल की आधुनिक विधियां, यानी किस प्रकार से आधुनिक विधि से आप गन्ना की फसल ले सकते हैं। दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060, 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवाल हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और आप हमारा ईमेल पता भी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो तीनों तरीके से आप हमें अपने सवाल बता सकते हैं और कुछ बुनियादी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जब आप हमें कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में ही रहें, ऐसी जगह से हमें कॉल करें जहां से हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। अपने सवाल को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें, अपना नाम बताएं और अपने क्षेत्र का नाम बताएं। और जब आप ईमेल या फिर व्हाट्सएप करें तो सवाल आप कम शब्दों में लिखें और अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम भी ज़रूर मेंशन करें। आशा करते हैं कि हमारे किसान, हमारे दर्शक इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम खास तौर पर बात करेंगे किस तरीके से हमारे किसान इस वक्त गेहूं की फसल की देखभाल करें और इसके अलावा गन्ने की अगर आप इस बार फसल लेने वाले हैं तो कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं, कौन सी आधुनिक विधि है जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसान अच्छी उपज, अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं जो कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ अगले 1 घंटे तक रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा, नई दिल्ली में। और हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी हैं, प्रसार अधिकारी गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से। तो गन्ने पर सर आपसे हम बात करेंगे डॉक्टर पाठक से और गेहूं पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर दिनेश। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और पहले हम गेहूं पर बात कर लेते हैं। और गेहूं की बात करें तो ये रबी की प्रमुख फसलों में से एक है, हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हमारे किसानों की आय के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। रबी की मुख्य फसल होने के साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगर आप सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो काफ़ी अच्छी उपज ले सकते हैं। अभी जो गेहूँ की फसल है लगभग 2 से ढाई महीने की सर हो गई होगी, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे गेहूं की फसल इस समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, जो पछेती बोई हुई फसल है, किसान भाई 25 नवंबर के बाद जो गेहूं लगाते हैं वो पछेती गेहूं होता है और समय से बुआई आपने 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच की होगी। कुल मिला के फसल आपकी 2 से 3 महीने की होगी और जो समय से बोई हुई फसल है उसमें बालियां बन रही होंगी और उसमें फूल आ रहा होगा। ऐसी अवस्था पर सही सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। जो पछेती फसल है उसमें आपने खरपतवारों से भी निपटारा पा लिया होगा, चाहे समय से बोई फसल हो, चाहे पछेती फसल हो या आपकी जो भी गेहूं की फसल है। अब समय आ रहा है सही सिंचाई प्रबंधन का। दूसरा, आपको कीड़े मकोड़े और बीमारियों का भी प्रबंधन करना है। इस अवस्था पे वो समस्याएं आ सकती है, उनकी तरफ आपको निगरानी रखनी है और समाधान करते रहना है। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे सिंचाई की बात की तो इस वक्त सिंचाई के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किस किस तरीके से आपको फसल को सुरक्षित रखना है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके बारे में विस्तार से आगे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और आप हमें अपने सवाल भी बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बातचीत की शुरुआत करें और आगे कुछ जानकारियां लें, आपके सवाल लें। उससे पहले आइए देखते हैं गेहूं पर हमारी रिपोर्ट। ये समय गेहूं की देखभाल का है। फसल को गिरने से बचाने के लिए बाली निकलने के बाद सिंचाई हवा की गति के अनुसार करें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में फूल आने लगते हैं। इस दौरान फसल को सिंचाई की काफी जरूरत होती है। गेहूं में समय से बुआई के हिसाब से तीसरी सिंचाई गांठ बनने वाली यानी बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद की अवस्था और चौथी सिंचाई फूल आने से पहले यानी बुआई के 60 से 85 दिनों के बाद करें। वहीं 5वीं सिंचाई दुधिया अवस्था में
यानी बुआई के 110 से 115 दिनों बाद करें। पछेती या देर से बोई गई गेहूं की फसल में कम अंतराल पर सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए फसल में अभी क्रांतिक अवस्थाओं जैसे शीर्ष, जड़ें निकलना, कल्ले निकलते समय, बाली आते समय, दानों की दुधिया अवस्था और दाना पकते समय सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं में मैग्नीज की कमी के लक्षण दिखाई देते ही इसे दूर करने का उपाय करें। मैग्नीज उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी में मिलाकर या खड़ी फसलों पर सीधे छिड़काव करके किया जाता है। आमतौर पर 0.5% मैग्नीज सल्फेट के 3 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करने से मैग्नीज की कमी पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें गेहूं की पैदावार में 3 गुना तक बढ़ोतरी पाई जाती है। वहीं गेहूं की खड़ी फसल में जस्ता की कमी दिखने पर 0.5% जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार करना चाहिए। रस चूसने वाले कीट चेपा के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपीड 200 SL या 20 ग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव खेत के चारों तरफ 2 मीटर बॉर्डर। कब से इसके शुरू होने का उचित समय है? गन्ने की फसल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसीलिए इसको नकदी फसल की संज्ञा दी गई है किसान भाइयों के लिए। तो गन्ना इस समय अगर बात करें तो बसंतकालीन गन्ने की बुआई का जो समय है वो शुरू होने वाला है, और हमारे यहाँ अपने देश में बसंतकालीन गन्ने की बुआई सबसे अधिक होती है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि किस तरीके से हम गन्ने की किस्मों का चयन करें, किस विधि से गन्ने की बुआई करें, किस प्रकार से खेत की तैयारी करें। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम गन्ने की बुआई करने जा रहे होते हैं। जी जी। क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है कि गन्ने की एक बार बुआई हम करते हैं तो उसकी 2 बार 3 बार उसकी पेड़ी फसल लेते हैं। जी जी जी। तो बुआई के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे गन्ने की बीज के उपचार की बात हो, बीज के चयन की बात हो, कौन सी किस्म हम बोल रहे हैं जिसमें पेड़ी की क्षमता बहुत अच्छी है। तो ये कई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस समय जब हम गन्ने की बुआई करने जा रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे पेड़ी के बारे में भी आपने बताया, और ये बहुत अच्छी फसल है किसानों के लिए, नकदी फसल है, अच्छा किसानों को लाभ होता है। और गन्ने से तो चीनी बनती है और बहुत तरह के उत्पाद होते हैं, कई तरह के इंडस्ट्रियल उत्पाद होते हैं, बायो प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम जिसके बारे में जानते हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण फसल है। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और गन्ने पर देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है। विषम परिस्थितियां भी गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती, जिसके कारण गन्ने की खेती सुरक्षित और फायदेमंद मानी जाती है। अक्सर किसान परंपरागत तरीके से गन्ने की बुआई करते हैं, लेकिन बुआई की आधुनिक विधियों को अपनाकर आप ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। ऐसी ही एक विधि है ट्रेंच विधि। ट्रेंच का मतलब होता है नाली। ट्रेंच विधि का मतलब नाली खोदकर नाली में गहराई में गन्नों की बुआई करना है। इस विधि से गन्ने की बुआई करके दूसरे तरीकों के मुकाबले आप ज्यादा पैदावार पा सकते हैं। इस विधि में फसल की ज्यादा सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। ट्रेंच विधि से बुआई के लिए सबसे पहले खेत तैयार करें। खेत तैयार करने के लिए ऐसे खेत का चयन करें जहां पहले लगी गन्ने की फसल में कोई बीमारी ना लगी रही हो, साथ ही उस खेत में जल भराव की समस्या ना हो। ट्रेंच विधि में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। 2 नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखें। फिर 2 आंख वाले गन्ने के टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोएं और 2 टुकड़ों के बीच करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इस विधि में बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इससे 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। बुआई करने के बाद अगर खेत में पर्याप्त नमी है तो गन्ने की सिंचाई ना करें। अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई करें। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी, ये गन्ने पर हमारी रिपोर्ट थी, और आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे आधुनिक विधियां कौन सी है जिसे किसान अपना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी सवाल है, आप किसी किस्म के बारे में जानना चाहते हैं, पेड़ी प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें अवश्य कॉल करें। एक हमारे पास अभी व्हाट्सएप सवाल आया है, आइए हम उस सवाल ले लेते हैं। सर, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है क्या है, लेकिन गन्ने की फसल में
तना गलन जो रोग है उसका मुख्य कारण क्या है ये जानना चाहते हैं। दूसरा है इस रोग से की रोकथाम किस प्रकार से करें, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें वो, और जिससे उनकी फसल पर प्रभाव ना पड़े। और दूसरा सवाल ये भी है इनका कि गन्ने के बीज का मुख्य नाम क्या है। 2 सवाल है, गन्ने पर नाम नहीं लिखा दर्शक जो भी है उन्होंने। गन्ने के बीज का वैरायटी जानना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इस समय जो इन्होंने बताया है कि तना विगलन लग रहा है, गन्ने की एक किस्म है जो काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई है, को 0238, जिसमें गन्ने के तने का अंदर का जो गूदा है वो पूरा लाल हो जा रहा है और उसमें जगह जगह सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर उसको हम सूंघते हैं तो उसमें सिरके जैसी एक गंध आती है। तो ये इस वैरायटी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसको हम कहते हैं गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड राट जिसको बोलते हैं। एक तरह से इसको गन्ने के कैंसर की संज्ञा दी गई है। तो ये इनका उद्देश्य यही है। तो इसके लिए ये उनको क्या मैनेजमेंट करना है मैं बता दूं उनको कि आपके गन्ने के खेत में जिस क्लम्प में, जिस मुठ में या झुंड में ये लगा हुआ है, उसको तत्काल आप उसको जड़ सहित उखाड़ करके कहीं नष्ट कर दीजिए, और जहाँ से आप इसको उखाड़े हैं वहाँ पे 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके इसकी ड्रेंचिंग आप कर दीजिए। दूसरी चीज़, उस खेत की मेड़बंदी आप कर दें ताकि उस खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने पाए, ताकि आपकी जो स्वस्थ फसल है वो प्रभावित ना होने पाए। तीसरी चीज़ ये है कि उस खेत में आप 1 साल तक कम से कम गन्ने की बुआई ना करें, क्योंकि जो इसलिए लाल सड़न रोग है, इसका जो रोगजनक है, पैथोजन है, ये बिना होस्ट अर्थात बिना गन्ने के भी 1 साल तक ये सक्रिय अवस्था में रहता है। तो उस खेत में आप गन्ने की बुआई ना करें और को 0238 की जगह पे दूसरी गन्ने की किस्मों की बुआई करें। जो आप बीज की बात कर रहे थे, आपने अपना जगह नहीं बताया कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। आपके जो निकटतम जो रिसर्च स्टेशन है आपके क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं वो है। मैं उत्तरी भारत के लिए आपको बता दूं कि जो गन्ने की किस्में हैं जो प्रचलित है, अगेती किस्मों में आप गन्ने की जिसकी बुआई कर सकते हैं, कोसा 13235 है। गन्ने की ये अगेती किस्म है, बहुत अच्छी इसकी किस्म है। अगर जमाव की बात करें, ब्यात की बात करें और इसमें शर्करा प्रतिशत की बात करें या पेड़ी की बात करें, तो सभी इसमें इस वैरायटी में ये सब हैं और इनकी बुआई आप करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके साथ साथ कोलक 14201 गन्ने की किस्म है, ये भी अगेती किस्म है, बहुत अच्छी पैदावार होती है, गन्ना गिरता नहीं है, अच्छी बढ़वार इसकी होती है। को 15023 गन्ने की किस्म है, अगेती किस्म है। ये सभी किस्में बहुत ही अच्छी हैं जो 0238 की जगह पे उसके बराबर या उससे अधिक पैदावार देने में सक्षम है। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई जो हमारे दर्शक का सवाल था, उसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ और हमें डॉक्टर पाठक ने दे दी है। अब गेहूं पर हम सवाल लेते हैं। सर, जैसे आपने मुख्य रूप से हमें बता दिया कि इस वक्त कौन कौन सी विधियां हैं जो समसामयिक कार्य हैं जो किसानों को करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर अब मैं जो समय से बोई गई गेहूँ की फसल है या फिर पछेती फसल है, उसमें खरपतवार की भी समस्या इस वक्त किसानों को आने लगती है, तो उसका किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं किसान? किसान भाइयों, आप जानते हैं खरपतवारों से गेहूं की फसल को भी नुकसान होता है और आमतौर पे आप कस्से, कसौली या जो भी आपके यंत्र होते हैं, होइंग मशीन होती है, उससे खरपतवारों का निष्कासन कर सकते हैं। जो अवस्था है रसायनों के प्रयोग की वो लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि गेहूं में खरपतवार नाशी ज़्यादातर या तो आप बुआई के समय पे प्रयोग में लाते हैं या बुआई के 30 से 35 दिन बाद तक आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस अवस्था पर कोई भी खरपतवार नाशी यानी कोई भी दवाई, रासायनिक दवाई उपलब्ध नहीं है जिससे आप खरपतवार का नियंत्रण कर पाएं। तो इस समय अगर आपको कहीं खरपतवार दिखाई देते हैं तो या तो हाथ से निकाल दें या कस्सी कसोले उस तरह का आपके पास कोई होइंग यंत्र हो तो उससे निकाई गुड़ाई करके आप खरपतवारों को निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो खरपतवार निकालने के लिए अभी ये है कि आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, मतलब अपने औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की दवा का भी ये समय नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आपके सवाल लेंगे। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं गेहूँ फसल की देखभाल की और साथ ही कैसे गन्ने की आप उचित तरीके से जो नई तकनीक है, नई विधियाँ हैं, उनका इस्तेमाल कर फसल ले सकते हैं। जानेंगे इसके बारे में और विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। एक बार फिर से आपको आज के कार्यक्रम के विषय बता दें। आज हम जानकारी ले रहे हैं कैसे आप सर्दियों में गन्ने की जो फसल है, जो अगली फसल है, वो किस प्रकार आप ले सकते हैं, आधुनिक तरीके से कैसे आप फसल ले सकते हैं। साथ ही गेहूं फसल में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना इस वक्त आवश्यक है। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है, आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक ऐसे ही हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है सर, ये लीलू ठाकुर हैं जिन्होंने हमें मंडी हिमाचल प्रदेश से सवाल भेजा है और ये कहते हैं कि ये 8000 फीट ऊंचाई पर गन्ने की खेती क्या करना संभव है और अगर ये गन्ने की फसल ले सकते हैं अपने क्षेत्र में तो कौन सी किस्म लगानी चाहिए। एक्चुअली वहाँ की जो वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं वो गन्ने के अनुकूल नहीं हैं। गन्ने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए गन्ने की ना तो बढ़वार होगी और ना ही गन्ने की अच्छी पैदावार वहाँ पे हो पाएगी। तो वहाँ के लिए गन्ने की खेती करना उचित नहीं हो। तो मतलब वहाँ के लिए अच्छा सर, जैसे आप हम अभी आज बात कर रहे हैं गन्ने की आधुनिक विधियों के बारे में, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से जो किसान अभी में सुन रहे हैं वो गन्ने की अगली जो फसल लेंगे तो कौन कौन से मुख्य रूप से वो आधुनिक विधियाँ हैं जिन्हें अपना सकते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि गन्ने की खेती में जो बीज की मात्रा होती है, यदि हम सामान्य विधि से भी गन्ने की बुआई करते हैं तो 50 से 60 कुंटल बीज लगता है 1 हेक्टेयर में जी। और वहीं पे अगर हम ट्रेंच विधि से अगर गन्ने की बुआई करते हैं या रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो ये 70 से 75 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, जो कि एक हमारी जो गन्ने की लागत आती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। तो आज वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि हम उस विधि को अपनाएं कि कम बीज में अधिक से अधिक क्षेत्रफल की हमारी बुआई हो सके। तो कम बीज से जहाँ एक तरफ हमारी लागत कम आएगी, वहीं पे आधुनिक विधि से हमारी पैदावार भी अधिक बढ़ेगी। ऐसे में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि किसान भाई गन्ने की सिंगल बट विधि से नर्सरी तैयार करके और उसकी बुआई करें। सिंगल बट विधि से नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाई एसटीपी विधि से नर्सरी तैयार करते हैं, उसके लिए कोई अलग से पॉलीट्रे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जमीन में ही 1 हेक्टेयर में अगर किसान भाई को गन्ने की बुआई करनी है तो मात्र 10 मीटर बाई 10 मीटर 100 वर्ग मीटर की जगह चाहिए और उसमें वो एक एक आंख के टुकड़े की नर्सरी लगा करके उस जगह को आप कल्टीवेटर से या किसी हैरो से जुताई करके उसमें 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दें। खाद डालने के बाद जो नर्सरी हम बनाएंगे ज़मीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची नर्सरी बनाते हैं और उसमें एक एक आंख के जो टुकड़े हैं लगभग 5 से 5.5 सेंटीमीटर काट करके उनको बीज उपचार करके, बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। एक बीज उपचार के लिए 40 लीटर पानी और 40 ग्राम बावस्टीन ले करके जो एक एक आंख के टुकड़े हैं उनको 10 मिनट तक हम उसमें उपचारित कर लेते हैं। उपचारित करने के बाद जो हमारी जो ये बेड बनी है उसमें एक एक आंख के टुकड़े ऊपर की तरफ बोते हैं खड़े इस तरीके, जिससे हमारी आंख ऊपर की तरफ रहे। इस तरीके से बोते हुए चले जाते हैं। एक आंख के टुकड़े से दूसरे आंख के टुकड़े की जो दूरी होगी 2 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी होगी वो 4 से 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से टुकड़ों को बिछा करके और इसके ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर
मिट्टी, बालू और कंपोस्ट का ये मिश्रण बना करके इसको ढक देते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, इसको अगर आप चीनी मिल की जो बगास आती है, खोई है, उससे भी अगर इसकी ढकाई कर देते हैं तो ये जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं। क्योंकि नर्सरी में घास बहुत ज़्यादा उगाती है, तो इसकी जगह पे जो मिश्रण हमने बताया, इसकी जगह पे बगास का भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद समय समय पे 3-4 सिंचाई करने के बाद 20 से 25 दिन में 3 से 4 पत्तियां इसमें आ जाती हैं जी। और ये जब 3 से 4 पत्तियां आ जाएं तो इनको किसान भाई अपने ले जाकर खेत में जिस तरीके से बुआई कर उसकी रोपाई कर दें। रोपाई करने इससे फायदा ये होता है कि गन्ने में सामान्य तौर पर अगर देखें तो 40 से 45% जमाव सामान्य विधि से हो पाता है। सर, गन्ने जैसे आप बता रहे हैं कि इसको रोपित कर दे खेत में, तो कौन सा महीना होता है आमतौर पर जब इसको हम खेत में रोपित करते हैं? गन्ने की बुआई का जो समय है 15 फरवरी से लेकर के और 30 मार्च तक जो उपयुक्त समय है जिसमें गन्ने का जमाव, यानी हम बसंतकालीन गन्ने की बात कर रहे हैं जी। तो ये नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो हम 1 महीने पहले इसकी नर्सरी तैयार कर दें। अब नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है, इस समय किसान भाई उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और 20-25 दिन बाद उसकी खेत में ले जाकर के उसकी रोपाई कर दें। इससे फायदा ये होता है कि एक तो हमारा बीज 1/3 लगा और 1/3 बीज में हम 1 हेक्टेयर की बुआई कर लेते हैं, जहां पे हम 60-70 कुंटल बीज लेते थे जी। दूसरी, इस विधि से जब हम बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, तो जमाव हमारा 90% 95% तक होता है, जहां पे हम 40 से 45% ही जमाव ले पाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब इस विधि से हम बुआई करते हैं तो गन्ने में जो टिलरिंग होती है, ब्यात होते हैं, कल्ले निकलते हैं, वो सामान्य विधि की तुलना में अधिक निकलते हैं, जिससे हमें अधिक गन्नों की प्राप्ति होती है और अंततः हमारा उत्पादन अधिक होता है। तो आज समय इस बात का है कि कम लागत में हम अधिक पैदावार लें, तो इस विधि को अपनाने की जरूरत है। इसमें बीज कम लगता है और नई गन्ने की जो किस्म निकलती है वो शुरू में बहुत कम मात्रा उसकी होती है। तो ऐसे के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है कि अगर आपके पास कम बीज है तो भी आप अधिक क्षेत्रफल की बुआई कर सकते हैं। और इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि कम बीज से ज़्यादा उत्पादन लेना ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें आपकी लागत घटती है, श्रम भी कम लगता है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने बताया कि हमारे किसान कौन कौन सी नई विधियां हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज का विषय भी वही है। अगर आपके भी कुछ प्रश्न है इससे जुड़े हुए तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करें, अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। सर, एक गेहूँ से जुड़ा हुआ सवाल है, हालांकि ये सवाल रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शक शायद अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए सवाल फिर से भेज रहे हैं। ये जानना चाहते प्रकाश शर्मा है उत्तर प्रदेश से, कहते हैं गेहूँ फसल में खरपतवार है और इसमें कौन सा रसायन का इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल, इस समय पे जब फसल आपकी 2 महीने की 3 महीने की हो चुकी है, इस अवस्था पर किसान भाइयों कोई भी खरपतवार नाशी नहीं है जो आपकी गेहूं की फसल में डाला जा सके। अब आप सिर्फ निकाई गुड़ाई करके ही अपने खरपतवार निकाल सकते हैं। हाँ, अगले साल जब आप फसल बोएंगे गेहूं की, तब निश्चित तौर पे अगर आपको खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना है, आप पेंडिमिथालिन ले सकते हैं, जिसको बुआई के समय पे प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा मेट सल्फ्यूरान और सल्फ्यूरान, ये 2 दवाई हैं जो आप बुआई के 30 से 35 दिन बाद इनका छिड़काव कर सकते हैं। तो कुल मिला के दवाइयाँ तो हैं, लेकिन वो आपकी 1 महीने तक ही हैं। 1 महीने से ज़्यादा ऊपर की फसल हो गई तो कोई दवाई नहीं है जिससे आप खरपतवार नष्ट कर सके। जी। एक और सर गेहूं से जुड़ा हुआ ही सवाल है, तो हम वो भी ले लेते हैं। व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आया, तो रोहित राजपूत है जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है और ये कहते हैं कि गेहूं की 1544 किस्म की बुआई की है, कितने पानी की जरूरत है, यानी सिंचाई के बारे में जानना चाहते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा सिंचाई से जुड़ा हुआ होने वाला था। जी देखिए, मध्य प्रदेश से हैं तो निश्चित तौर पे ज़रूरी नहीं है कि इनके पास 6 सिंचाई हो। गेहूं में मोटे तौर पे 5 से 6 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है, और अगर आपके पास मान लीजिए 2 सिंचाई हैं तो पहली सिंचाई आप कर चुके होंगे, वो आपको जब क्राउन रूट बनती है, जब ताज मूल बनती हैं, जड़ें बनती हैं, बुआई के 21 से 25 दिन बाद वो आप कर चुके होंगे। और दूसरी सिंचाई आपको फूल बनते समय, जो अवस्था अब गेहूं की फसल में आ रही है, पुष्पन की अवस्था, इस अवस्था पर करें, वो आपकी बुआई के 80 से 85 दिन बाद आती है। तो इस तरीके से अगर आपकी मान लीजिए 3 सिंचाई आपके पास हैं, तो पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई आप 60 से 65 दिन बाद, और तीसरी सिंचाई जब आपका दाने में दूध पड़ चुका हो, जो कि 100 से 105 दिन पे आती है, उस समय आप सिंचाई करें। और अगर आपके पास मान लीजिए 5-6 सिंचाई हैं, तो आप 20 से 25 दिन के अंतराल पे आप सिंचाई गेहूं की फसल में करते रहें। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ बारिश हो गई है, अब मौसम खराब होने वाला है, बारिश आने वाली है, तब आप सिंचाई को 2-4 दिन टाल दें। मौसम की जानकारी का जो ज्ञान है
वो लेना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों को। जब भी हम कृषि का कोई भी कार्य करने जाएं, छिड़काव करने जाएं या सिंचाई लगाने जाएं या फसल काटने जाएं, उस समय पे मौसम की जानकारी ज़रूर लें। उसके हिसाब से आप अपनी शस्य क्रियाओं को अपना सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जिसका अवश्य ध्यान रखें। बुआई के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक चरण में आपको विशेष आवश्यकता है ध्यान रखने की, वैज्ञानिक सलाह लेने की, ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके। सर, एक हमारे पास गन्ने से जुड़ा हुआ सवाल आया, लेकिन ये सवाल मुझे भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। आनंद कुमार ने बिहार से, ये ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा का यूज़ गन्ना बुआई में किस प्रकार से करें? ट्राइकोडर्मा के बारे में जानना बहुत अच्छा प्रश्न आनंद जी ने पूछा है। और आज समय की मांग है कि जब भी हम गन्ने की बुआई करें, कोई भी किसान भाई हों और अगर गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेत में अवश्य करें, क्योंकि जिस तरीके से ये रेड राट का जो फंगस है, लाल सड़न रोग का फंगस है, ये संक्रमण फैला रहा है गन्ने में। ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि ये जो बायो प्रोडक्ट है, जैव उत्पाद है ट्राइकोडर्मा, इसका आप प्रयोग अवश्य करें। प्रयोग की विधि ये है कि 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके खेत की तैयारी के समय, अंतिम जुताई के समय इसको बिखेर दें। और कोशिश ये हो कि जब इसका प्रयोग करें तो उसके साथ किसी रसायन का प्रयोग ना करें। ट्राइकोडर्मा का जब प्रयोग करें आप, यदि कोई किसान भाई खेत की तैयारी के समय इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो गन्ने की बुआई के बाद जब गन्ना जम के तैयार हो जाता है 40 से 45 दिन बाद, तो इसकी मात्रा को 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके पहली सिंचाई के बाद गन्ने की लाइनों में डाल करके गुड़ाई कर दें। तो इससे ये होता है कि ट्राइकोडर्मा में बेसिकली एक फंगस होता है, जो फंगस लाल सड़न रोग के फंगस को बढ़ने से रोकता है। और भी कई बीमारियां हैं जो गन्ने में फंगस के द्वारा होती हैं, उस फंगस को संक्रमण करने से रोकता है ये ट्राइकोडर्मा। तो किसान भाई, ये सभी किसान भाइयों के लिए आज के वर्तमान परिवेश में बहुत ही आवश्यक हो गया है कि मिट्टी का उपचार, मृदा का उपचार आप ट्राइकोडर्मा से अवश्य करें। जी, और एक हमारे पास और सवाल है सर, ये गेहूं से जुड़ा हुआ है। आनंद कुमार सिंह हैं, गोंडा से हैं, उत्तर प्रदेश से हमें ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं गेहूं में कौन सा फंजीसाइड डालें जिससे बालियां निकलते समय कौन सा? जी, मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी या फफूंदनाशी, कवकनाशी या रोगनाशी रसायन का प्रयोग करें, तब आवश्यकता के अनुसार ही करें। क्योंकि आपने मान लिया कि मेरी फसल में बीमारी आ जाएगी, आप हमें दवाई का नाम बता दीजिए और हम उसको डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार किसान भाई समस्या नहीं आती और उसके निदान या उसकी जो उपचार है वो शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए मुझे बुखार नहीं आया तो मैं बुखार की दवाई क्यों खाऊंगा? दवाई तभी खाऊंगा जब बुखार आएगा। इसी तरीके से जब हमारी फसलों में रोग आएगा, कोई कीट आएगा, कोई समस्या आएगी, तभी हमें उसका निदान करना होगा, तभी हमें रसायनों का प्रयोग करना होगा। इस तरीके से आप रसायनों का प्रयोग ना करें, पहले इंतजार करें, देखें। गेहूं में वैसे भी रोग और कीट कम आते हैं और आप निगरानी करते रहें, और सीधे रसायनों पे जाना ठीक नहीं है। जी सर, एक हमारे दर्शक और हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप सवाल भेजा है। दिशांक हैं जिन्होंने सवाल किया है ये, और मध्य प्रदेश से हैं। दिशांक जानना चाहते हैं क्या गेहूं में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, ये जो प्रश्न है, आपको जो नाइट्रोजन का प्रबंधन है वो शुरू से करना है, और नाइट्रोजन का प्रबंधन का समय आपका निकल चुका है। क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में ये कहा जाता है जो समय से बोई गई फसल है उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको बुआई के समय पे प्रयोग करनी होती है, और बाकी जो नाइट्रोजन है उसको 2 बराबर भागों में बांट के आप पहला भाग आप पहली सिंचाई के बाद प्रयोग करें और दूसरा दूसरी सिंचाई के बाद प्रयोग करें। तो इस तरीके से आपको नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का प्रयोग करना है। और गेहूं के लिए जो समय से बोया गया गेहूं है उसमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। इसी तरीके से जो पछेती गेहूं है उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, और उस नाइट्रोजन को आपको 2 बार देना होता है। आधा आप बुआई के समय देते हैं और आधा आप पहली सिंचाई के बाद देते हैं। तो पछेती गेहूं में ज़रूर आपको प्रबंधन करना है। जो समय से बोई हुई गेहूं की फसल है उसमें आप नाइट्रोजन का प्रबंधन पहले से ही कर चुके होंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई गेहूं की,
और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वो भी लेंगे बारी बारी से। सर, जैसे हमने आधुनिक विधियों के बारे में बात की और कुछ आपने जानकारी अभी दी कि कम बीज में कैसे हम ज़्यादा उत्पादन लें, कम बीज से कैसे ज़्यादा अच्छी फसल लें, इसके बारे में थोड़ी और हम जानकारी आपसे लेंगे। इसके अलावा सह फसली कौन कौन सी हैं जो गेहूँ के साथ आप ले सकते हैं, गन्ने के साथ ले सकते हैं, और इससे कैसे हमारे किसानों को और अधिक लाभ हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। कॉल करें, ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप से भी अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी हेलो किसान कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपके लिए हम दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं फसल में देखभाल की और साथ ही कैसे लें आप गन्ने की अच्छी फसल, कौन सी वो आधुनिक विधियां हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आने वाली फसल के लिए। अगर आपके कोई सवाल हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो मेरा सवाल है वो गन्ने की फसल से है। हमारे साथ डॉक्टर पाठक है। सर, गन्ने की फसल के साथ अन्य कौन सी सह फसली हम ले सकते हैं और किस तरह का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कैसे से लाभ होता है फसल को, मुख्य फसल को? गन्ने के साथ सह फसली की अगर बात करें तो ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गन्ने की हम बुआई करते हैं, लाइनों में बुआई करते हैं और गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जो दूरी रखते हैं वो कम से कम 120 सेंटीमीटर से अधिक दूरी हम रखते हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जो जगह है, 4 फीट की जो दूरी है, उसकी आवश्यकता गन्ने को लगभग 100 से 120 दिन बाद पड़ती है। और वो जगह हम इसलिए छोड़ते हैं कि गन्ने की पत्तियों को फैलने की पूरी जगह मिले, और पत्तियों को जब पूरा फैलने का जगह मिलेगा तो पत्तियों में सीधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, भोजन बनने की क्रिया होगी, जिससे हमारी बढ़वार अच्छी होगी। लेकिन उस जगह की आवश्यकता 120 दिन बाद गन्ने को पड़ती है। तो ऐसे में हम गन्ने की बुआई के तुरंत बाद कोई ऐसी अंतर फसल का चयन करें जो 100 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाए। तो इससे हमें कम अवधि में एक अतिरिक्त फसल भी मिल जाएगी और गन्ने की जो लागत है, जो मुख्य फसल, उसकी काफ़ी हद तक लागत हमारी अंतर फसल से ही निकल जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर अंतर फसलों में हम दलहनी फसलों का चुनाव करते हैं तो हमें आमदनी के साथ साथ हमारी मृदा उर्वरता में भी वृद्धि होगी। अब बात आती है कि अगर हम बसंतकालीन गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो इसमें मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं गन्ने की 2 लाइनों के बीच में। इससे बेहतर ये दलहनी फसलें हैं, जहां एक तरफ हमें अतिरिक्त आमदनी होगी, वहीं पे जो इनकी जड़ें हैं मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण करती हैं, जिससे मृदा उर्वरता में भी वृद्धि होती है। अगर हम शरद काल में गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की 2 लाइनों के बीच में आलू, लहसुन, चना, मटर, मसूर, इन सब की बुआई करके और हम एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक चीज़ अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर आप गन्ने के साथ आलू और लहसुन की अगर आप अंतर फसली खेती करते हैं तो आपको गन्ने की जो पैदावार है वो 8 से 10% और बढ़ जाती है। अच्छा। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि आलू और लहसुन की अगर हम अंतर फसली खेती करते हैं, और उसका एक रीज़न ये है कि आलू का जो बायोमास होता है और आलू का जो अवशेष होता है बहुत जल्दी सड़ जाता है, और आलू के साथ जो भी हम मिट्टी चढ़ाने की क्रिया और अन्य जो शस्य क्रियाएँ करते हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ गन्ने को मिलता है। इसी तरह लहसुन में भी है। तो ये अंतर फसली खेती सिर्फ आमदनी बढ़ाने के अलावा और भी कई इसके फायदे हैं। तो गन्ने की 2 लाइनों के बीच में किसान भाई जरूर अंतर फसल करें, इससे उनको एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। इसमें एक चीज़ और देखी जाती है, मैंने देखा है कुछ हमारे जो तराई क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के और
उत्तराखंड के, इनमें डॉक्टर साहब पीपरमिंट या मेंथा की भी फसल पे जोड़ देते हैं। तो मेंथा की फसल भी इस जो हमारा वसंतकालीन गन्ना है इसमें उगाई जा सकती है। कुछ किसान भाई बस जो ध्यान ये रहे कि लंबी अवधि की फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हमारी गन्ने की मुख्य जो फसल है वो प्रभावित होने लगती है। तो ऐसी फसलें हों जो कम अवधि में ही पक करके तैयार हो जाएं, तो वो, क्योंकि बाद में जब गन्ने में टिलरिंग की आवश्यकता होती है उस समय स्पेस की जरूरत होती है, तो उस समय तक अगर फसल हमारी कट जाती है तो कोई हमारे गन्ने मुख्य फसल में कोई नुकसान नहीं होता है। जी चलिए, अब गेहूं पर बात कर लेते हैं सर। जैसे कि आपने बताया कि सिंचाई के बारे में बता दिया, कब कब कितनी सिंचाई। अब हम दीमक की बात कर लेते हैं, जो दीमक की भी एक समस्या है जो गेहूं में आती है। इसका निवारण किस तरीके से करें और कितनी हानि इससे गेहूं को हो सकती है, और लक्षण क्या है, कैसे बचाव हो? दीमक द्वारा गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दीमक गेहूं की फसल में किसी भी अवस्था पर आ सकती है। बुआई के बाद या अंकुरण के बाद से लेकर पकने तक कभी भी आ सकती है। और दीमक का प्रभाव ऐसी मिट्टियों में ज़्यादा होता है जहाँ पे पानी कम हो, नमी कम हो या हल्की मिट्टियाँ हो, और आपने जो है कच्ची खाद का प्रयोग किया हो, जो देसी खाद है, गोबर की खाद है, अच्छी सब तरह से गली सड़ी ना हो, वहाँ पे दीमक आने की संभावना ज़्यादा होती है। या पिछली फसल के अवशेष उसमें रह गए हों तो वहाँ भी दीमक आने की ज़्यादा संभावना होती है। अगर गेहूं की फसल में दीमक के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि नीचे से पौधों को काट देती है ज़मीन, और ज़मीन के अंदर जो भाग तने का मिलता है गेहूं के पौधों का, उसको वो काट देती है, और पत्ते आपके शुरू में पीले हो जाते हैं और फिर वो पौधे सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरपाइरीफास दवाई ले सकते हैं। इसकी 3 लीटर मात्रा लें, और 3 लीटर मात्रा को लगभग 25 किलोग्राम रेत में मिला लें, समान रूप से मिला लें, और मिलाने के बाद फिर आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको छिड़क दें, और ऊपर से एक हल्का सा पानी लगा दें। जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, इससे आप दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। जी, एक व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आया है, और ये गन्ना फसल से जुड़ा हुआ सर हम ले लेते हैं। सतीश कुमार है यमुनानगर हरियाणा से, और गन्ने की बिजाई के समय कौन कौन से रासायनिक खादों का ये प्रयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करें? गन्ने की बुआई के समय जो 1 हेक्टेयर में जो संस्तुत मात्रा है 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। इसमें बुआई के समय जो नाइट्रोजन की मात्रा है 1/3 मात्रा, अर्थात 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। ये गन्ने की जब लाइनें हम खोलते हैं, कोण खोलते हैं, उसमें नीचे हम खाद डालते हैं, उसके ऊपर गन्ने के टुकड़े की बुआई करते हैं, और टुकड़े के ऊपर कीटनाशक डाल करके उसकी ढकाई कर देते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों को 100 कुंटल गोबर की जो गोबर की जो सड़ी हुई खाद है उसका प्रयोग अवश्य करें। मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ की जो कमी होती जा रही है, और कम इसीलिए जो हम पोषक तत्व मृदा में दे रहे हैं उसकी उपलब्धता पौधों को नहीं हो पाती है। इसलिए ऑर्गेनिक मैटर का किसान भाई जरूर प्रयोग करें। नहीं गोबर की खाद है तो हरी खाद का प्रयोग करें, ढैंचा का प्रयोग करें, सनई का प्रयोग करें, इनका प्रयोग करें, जिससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति हमारे होती रहे। और जब मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमें जो पोषक तत्व हम देते हैं उनको पौधों को उपलब्ध अवस्था में बदलने का काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जो ये कार्बनिक पदार्थ हैं इनका भी प्रयोग किसान भाई जरूर करें। जी सर, गेहूं से जुड़ा एक और सवाल आ गया, साथ साथ ये भी ले लेते हैं। और डॉक्टर पाठक आपके लिए सवाल है ये हमारे दर्शक हैं, कहते हैं कि 14,201 गन्ने की अगोला की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जबकि गन्ने की जड़ तथा गन्ने में कोई और कीट रोग नहीं है। 338 की पत्तियों में ऐसा नहीं है। अजय कुमार है बरेली से। 14,201 में ये देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पे विल्ट का प्रकोप हो रहा है, उकठा हो रहा है, पत्तियां उसकी सूख रही हैं। तो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि ट्राइकोडर्मा से अगर आप मृदा का उपचार करते हैं तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और अभी भी अगर आप संभव हो सके तो ट्राइकोडर्मा अगर खेत में आप डाल दें तो उससे काफ़ी हद तक ये जो विल्ट रोग है, उकठा रोग है, उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। 14,201 तो वैसे भी कटाई का समय आ गया होगा डॉक्टर साहब गन्ने की? नहीं, आटम में जो गन्ना बोया गया है, शरद काल में जो गन्ना किसान भाइयों ने बोया, वो तो बाकी कटाई का तो गन्ने की कटाई चल रही है सर। शरदकालीन गन्ने की बात जी, गेहूं की हम बात कर लेते हैं सर। इसमें जैसे आपने दीमक के बारे में बताया, और एक और समस्या गेहूं में आ जाती है, वो है माहू और चेपा। जैसे माहू या फिर चेपा इसे कहें, तो किस तरीके से इसका बचाया जाए, रसायन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, माहू गेहूं में कभी कभी आ जाता है, खास करके अगर मौसम ठंडा हो, बदली छाई हो, बहुत दिनों तक धूप ना निकली हो, हल्की बारिश हो,
ऐसी दशा में किसान भाई अपनी फसल की निगरानी करते रहें। बाल निकलनी शुरू हो गई हैं और माहू या चेपा के जो कीट होते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कीट होते हैं, हल्के हरे या हल्के पीले से रंग के होते हैं और जो ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं और ये पत्तियों से रस चूसते हैं, तने से रस चूसते हैं, बालियों से रस चूसते हैं और इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों, जो एडल्ट और बच्चे हैं, दोनों इसका जूस जो गेहूं की फसल का है उसका खींचते हैं और फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इनकी मात्रा संख्या आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो तुरंत इमीडाक्लोप्रिड नाम की दवाई आती है, उसका आप प्रयोग करते हैं। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं, 500 लीटर घोल बनाएं और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं की फसल में तुरंत आप छिड़क दें अगर आपको माहू की समस्या है खेत में। गेहूं पर एक और सवाल है सर, ये हमारे पास व्हाट्सएप सवाल है, राजपाल है हरियाणा से और गेहूं में पीला रतुआ की दवाई के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी दवा इसमें कारगर रहेगी? पीला रतुआ पर हम अभी सवाल भी करने वाले थे। जी जी जी। तो क्या कहेंगे? देखिए, पीला रतुआ किसान भाइयों आजकल गेहूं की फसल में देखने में आ रहा है, खास करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में आ रहा है, आ सकता है। सबसे पहले तो आपको निगरानी करनी है फसल की। होता क्या है कि शुरू में हल्के पीले रंग की लहरदार पट्टियां पौधे पे बन जाती हैं और बाद में ये पीलापन बढ़ता जाता है और इसका चूरन बन जाता है। पीले रंग का जो फफूंद होता है, फफूंद का रंग हो जाता है और वो खेत में अगर आप निकलेंगे तो आपके अगर सफ़ेद कपड़े हैं तो वो पीले हो जाएंगे और खेत में नीचे आप पीले रंग का पाउडर भी, चूर्ण भी देख सकते हैं फफूंद का। तो कुल मिला के कई बार इस रोग से काफ़ी नुकसान हो सकता है। आप अपनी फसल की निगरानी करते रहें, जो लक्षण बताएं और अगर ये रोग आ जाता है तो आप तुरंत प्रोपेकोनाजोल नाम की दवाई का 0.1% का घोल बनाएं और 500 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें और इस छिड़काव को आप 10 से 15 दिन बाद दोहरा भी सकते हैं अगर ये रोग नष्ट नहीं होता है। जी, गन्ने पर एक सवाल है सर। अब डॉक्टर पाठक गन्ने पर सवाल ले लेते हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से है ये सवाल। गन्ने की फसल में चोटी भेदक मर्ज हो गया है और इसमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करें? और ये जानना चाहते हैं ये रोग कब लग सकता है? एक्चुअली टॉप बोरर चोटी भेदक कीट है, ये इसका प्रकोप तो अप्रैल मई महीने में होता है। अब इस समय जो इनकी खड़ी हुई फसल है, कई जगहों पे जो गन्ने की कटाई योग्य फसल है, उस फसल में इसकी 5वीं पीढ़ी देखी जा रही है। तो अब तो ये उस गन्ने की तो ये कटाई करके चीनी मिल में सप्लाई कर देंगे। आगे से इनको ये ध्यान रखना है कि जो गन्ने में सूखी पत्तियां हैं उस खेत की सफाई अच्छी तरीके से कर दें ताकि इसके जो एग हैं, जो इसके अंडे हैं वो नष्ट हो जाएं। उसके बाद जो क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल दवा है उसका 150 ml को लेकर के और 400 लीटर पानी में घोल बना करके और गन्ने की लाइनों में ड्रेंचिंग कर दें, जिससे हम टॉप बोरर कीट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब सर हम गेहूं पर बात कर रहे हैं और पीला रतुआ पर हमने सवाल यही ले लिया और अब हम देखते हैं कि गेहूं में जिंक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जिंक या जस्ता जिसे हम जानते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? जहाँ पे धान गेहूं फसल चक्र लिया जाता है या जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं, अनाज वाली फसलें हैं या गन्ना है, जो घास कुल की फसलें हैं, वहाँ पे खास करके जस्ते की कमी मिट्टियों में हो जाती है। ऐसी दशा में आपको पहले लक्षण पहचानने, गेहूं में जो बीज की पत्तियां होती हैं बिल्कुल ऊपर की नहीं, जो ऊपर की कुछ पत्ती छोड़ के 2-3 पत्ती छोड़ के पूर्ण रूप से विकसित जो पत्ती होती हैं बीज की, उनमें जिंक की कमी के लक्षण आते हैं। इसमें हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और फिर यही धब्बे बड़े होकर पत्ती आपकी झुलस जाती है। ये जस्ते की कमी के लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए आपको 0.5% का जिंक सल्फेट का घोल बनाना है और प्रति हेक्टेयर आप 500 लीटर घोल का आप छिड़काव करें। अगली बार अगर आपने मान लीजिए धान की फसल में जस्ते का प्रयोग किया है तो फिर आपको गेहूं की फसल में जस्ते के प्रयोग की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे वो गन्ने की फसल हो या फिर गेहूं की, आप इन्हें अवश्य ध्यान में रखें। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लोग किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच।
मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और कुछ हमारे पास और सवाल हैं, जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। सर, ये अजय सिंह है जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है और ये गन्ने में जो फंगस रोग हैं उसका नाम भी लिखा है, तो मुख्य रूप से हम गेहूं में फंगस रोग कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे बचाव करें? देखिए, गेहूं में रस्ट और स्मट दो मुख्य रोग होते हैं जो फफूंद से होते हैं। इसके अलावा करनाल बंट होता है। तो जो रस्ट होते हैं, रस्ट इसमें रतुआ कहते हैं रस्ट को, और ये 3 तरह के रस्ट होते हैं। एक तने पे आता है रस्ट जिसको काला रस्ट कहते हैं, एक पत्ती पे आता है जिसको पीला रस्ट कहते हैं और जिस पे चर्चा भी होगी है, एक ब्राउन रस्ट होता है। 3 रस्ट होते हैं और एक लूज स्मट होता है, इसमें गेहूं में आता है, स्मट कहते हैं, जिसमें काले रंग की बालियां हो जाती हैं, यानी बालियों में काले रंग का पाउडर भर जाता है, उसको हम स्मट कहते हैं। और इसी तरीके से रस्ट में जो तने वाला रस्ट है या पीला रस्ट है उससे काफी नुकसान होता है। यही 3-4 जो है मुख्य रोग हैं जो बालियों में काले रंग का चूर्ण भर जाता है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो इसका किस तरीके से निवारण किया जाए? बिल्कुल, इसमें किसान भाइयों आपको बुआई के समय निवारण करना होता है, क्योंकि एक बार बाली निकल गई और उसमें ये आ गया रोग अगर, तो फिर इसका नियंत्रण मुश्किल है, इसका नियंत्रण संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंडवा रोग जब आता है, जो स्मट है, ये लगातार हर पौधे में नहीं आता, कहीं कहीं आता है, 1-2 बालियों में इससे जो है नुकसान होता है, तो वहाँ पे रसायन छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपने बीज का उपचार किया है, इसका जो फफूंद होता है, कवक होता है, वो बीज के अंदर बैठा हुआ होता है, तो 4 घंटे पानी में भिगो दें बीज को और 4 घंटे फिर सुखा लें, तो इसके अंदर जो कवक बैठा हुआ होता है वो मर जाता है। तो अगली बार जब आप गेहूं बोएं तो इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, या बीज का उपचार वीटावैक्स, प्लांट वैक्स या बायोस्टीन वगैरह से कर सकते हैं। खास करके वीटावैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करके अगर आप गेहूं को बोएंगे तो उसमें स्मट या कंडवा रोग की संभावना कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, अब मैं गन्ने से जुड़ा हुआ सवाल ले लेती हूँ। जब हम बीमारियों की बात कर रहे हैं तो एक हम रेड रॉट, जो लाल सड़न की बीमारी होती है या समस्या होती है गन्ने में, ये देखी जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रेड रॉट की जो बीमारी है वो पर्टिकुलर एक वैरायटी में काफ़ी देखने में आ रही है, वो 0238 जो गन्ने की किस्म है। तो प्रायः जब ये बीमारी जिस किस्म में आ जाती है तो वो किस्म सामान्य खेती से उसको धीरे धीरे बाहर कर दी जाती है। तो पहला तो मेरा किसान भाइयों से ये है कि जो मैंने अभी पहले बताया कि आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं 0238 की जगह पे जो अन्य नई किस्में हैं, कोसा 13235 है, कोलक 14201 है, कोसा 17231 गन्ने की किस्म है, को 15023 है, ये सब अगेती गन्ने की किस्में हैं। आप इनकी बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा जो मध्य देर से पकने वाली गन्ने की किस्म हैं बहुत ही अच्छी हैं। कोसा 16233 है, ये गन्ने की मध्य देर से पकने वाली किस्म है, बहुत ही अच्छी गन्ने की किस्म है। कोसा 15233 है, कोसा 09232 है। ये इन किस्मों की किसान भाई बुआई करें 0238 के जगह पे, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके खेत में रेड रॉट बीमारी आ गई है तो उनको उस खेत में कम से कम 1 साल तक गन्ने की बुआई नहीं करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि जो गन्ने की बुआई किसान भाई करें 0238 के स्थान पे जो अन्य किस्मों की बुआई के लिए मैंने बताया, बिना बीज उपचार के गन्ने की बुआई ना करें। बीज उपचार के लिए 1 आंख के टुकड़े या 2 आंख के टुकड़े को आप काट लें। काटने के बाद बायोस्टीन के 0.1% घोल में या फिर थायोफिनेटमेथिल के 0.1% घोल में उसको कम से कम 10 मिनट तक उपचार करें, डुबो करके उपचार करें। कई बार किसान भाई गन्ने के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और एक ढेर बना लेते हैं और ऊपर से फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं। उस तरह के उपचार का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई हमारा हल नहीं होता है। इसलिए जब तक उन टुकड़ों को आप 10 मिनट तक उसको डुबोएंगे नहीं, तब तक वो सही ढंग से उपचार होता नहीं है। इस तरीके से, और साथ ही साथ
बीज के उपचार के साथ मृदा का उपचार होता है, क्योंकि जो लाल सड़न रोग का फंगस है ये सीड बॉर्न डिजीज है, फिर पहले सीड से जाती है, फिर सॉइल में इसका संक्रमण होता है। तो बीज का उपचार और मृदा का उपचार दोनों का उपचार बहुत ही आवश्यक है, तभी हम लाल सड़न रोग से प्रबंधन कर सकते हैं। फसल चक्र आपको अपनाना मस्ट है। 0238 की बुआई के अलावा अन्य जो नई गन्ने की किस्में उनकी आप बुआई करें। यदि किसी के खड़े खेत में ये बीमारी आ गई है तो तत्काल उसको उस क्लम्प को, उस गन्ने को जड़ सहित उखाड़ करके नष्ट कर दें, और वहाँ पे जहाँ से उखाड़े हैं वहाँ 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल करके उसकी ड्रेंचिंग करके ढक दें और उस खेत की मेड़बंदी कर दें, ताकि जो आपकी स्वस्थ फसल है वो प्रभावित ना होने पाए। जी जी बिल्कुल। तो स्वस्थ फसल की बात चले तो गेहूं पर भी हम बात कर लेते हैं। सर, एक रोरिंग की समस्या होती है, ये क्या होती है और इससे फसल को कैसे नुकसान होता है? गेहूं की फसल का कुछ किसान भाई बीज उत्पादन भी करते हैं, क्योंकि अगले साल अच्छा बीज आना है, नया बीज आना है, तो किसानों द्वारा भी बीज उत्पादित किया जाता है। तो उसमें एक रोगिंग प्रक्रिया होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। रोगिंग में क्या होता है कि आपने जो अमुक किस्म लगाई है गेहूं की, उस खास किस्म में अगर दूसरी किस्म के पौधे आ जाते हैं तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बीज आपका शुद्ध नहीं रहेगा उस किस्म का। तो उस तरह के पौधों को निकालना ही रोगिंग होता है। और इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, एक तो पौधों की ऊंचाई या लंबाई देख सकते हैं। जो दूसरी किस्म के पौधे होते हैं उनका हो सकता है कि उसमें आपके उन पौधों की लंबाई ज़्यादा हो या कम हो, जो मुख्य वैरायटी है आपके, या फिर पत्तों का रंग देख सकते हैं, बालियों की जो लंबाई है वो देख सकते हैं, बालियों का आकार देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गुण पौधों के होते हैं जिनके आधार पे आप दूसरी किस्म के पौधों को पहचान सकते हैं। तो फिर आप उस तरह के पौधों को खेत से उखाड़ के बाहर कर दें, और ये काम आपको कम से कम 2-3 बार करना चाहिए बीच बीच में। और साथ ही साथ जो खरपतवार से संबंधित जैसे फेलिस माइनर है, इसके पौधे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए बीज फसल में, उनको भी निकाल दें, या कोई और खरपतवार हो उसके पौधों को भी आप अपनी गेहूं की जो बीज फसल है उससे निकाल दें। जी जी बिल्कुल। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, और क्योंकि कार्यक्रम को अब हमें समाप्त करने का समय हो रहा है, तो डॉक्टर पाठक, अब मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से अच्छे बायो प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है गन्ने में कम? गन्ने की खेती में जहाँ एक तरफ हम रसायनों के कम प्रयोग की बात कर रहे हैं, ऐसे में बहुत ही आवश्यक हो गया है कि जो जैव उत्पाद हैं उनका प्रयोग करके हम अपनी खेती में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो रसायनों पे हमारी जो लागत लगती है उसकी लागत को भी कम कर सकते हैं। पहला तो ट्राइकोडर्मा की चर्चा हो गई है। दूसरा ये है कि अगर हम दीमक की बात करते हैं, गन्ने में जो दीमक लगती है या फिर व्हाइट ग्रब जो लगते हैं, उसके लिए हम बावेरिया बैसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली जो आता है उसको 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद को लेकर के इसको मिला करके और खेत में हम प्रयोग करते हैं, गन्ने की लाइनों में डाल करके गुड़ाई करते हैं। तो इससे जो दीमक होती है वो दीमक का काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि कई बार जब हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो रसायनों के प्रयोग से दीमक नीचे चली जाती है, और जब हम बायो प्रोडक्ट ये प्रयोग करते हैं, बावेरिया बैसियाना या मेटाराइजियम एनिसोप्ली का प्रयोग करते हैं, तो अगर दीमक के संपर्क में ये हमारे जैव उत्पाद आ गए हैं तो ये एक तरह के फंगस होते हैं, और दीमक कितनी भी नीचे चली जाए तो वो उसके साथ ही वो फंगस चला जाता है और अंत में उसको किल कर देता है। तो इस तरह के इन बायो प्रोडक्ट को हम प्रयोग करके अपनी खेती को लाभदायक बना सकते हैं और रसायनों पर हमारी निर्भरता को कम कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, बहुत कम शब्दों में आप कुछ और जानकारी बिल्कुल किसान भाइयों, मेरी तो यही सलाह है आपको कि आप अपनी फसल की सुबह शाम निगरानी करते रहें, समय समय पर सिंचाई की व्यवस्था करते रहें, और ख़ास करके जो रोग और कीट है उन पे आप ध्यान रखें। अगर फसल में कोई समस्या दिखाई दे रही है, आपकी समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो किसी विशेषज्ञ को अपनी फसल को दिखाएं और उस समस्या का समाधान पाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाठक आपका भी और डॉक्टर दिनेश आपका भी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कार्यक्रम में, चाहे वो गेहूं की हो या फिर गन्ने की आधुनिक विधि से खेती की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। हमारे अगले अंक का विषय है पपीते की खेती एवं रोपण, और साथ ही हम बात करेंगे रबी फसलों में कीट एवं रोग नियंत्रण। दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com, और हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800 1130 6
1। तो आप चाहे तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर आप हमारे ईमेल पर अपने सवाल ईमेल करें। अगर टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को आप स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर भी हेलो किसान कार्यक्रम देखें, या फिर आज का कार्यक्रम दोबारा अगर देखना है तो भी आप YouTube पर जा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।